सो वील स्टार्ट विथ अ स्मॉल रिवीजन. आई थिंक लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने 2 आंसर्स किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसमें से उड़ गया. हाँ आगे. सो हाँ समझ चलेगा. सो दोनों समझा देता हूँ. पहले मैं पूरा रिवाइज करवाता हूँ, जब वो आएगा कॉन्सेप्ट तभी मैं साथ में वो भी रिवाइज करवा देगा. सो वी हैड स्टार्टेड विद 2 थिंग्स. वन इज लिबरलाइजेशन एंड अदर इज प्राइवेटाइजेशन. लिबरलाइजेशन का मतलब टू गिव फ्रीडम इन मेकिंग इकोनॉमिक चॉइसेस. इकोनॉमिक फ्रीडम देना, जिसको जो बिजनेस करना है वो करने को देना. जो बिजनेस कर रहा है उस पर ऑल रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आना, के रूल्स और रेगुलेशंस को कम कर देना और हटा देना. या तो कम कर दो या तो हटा दो. दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबरलाइजेशन. अभी लिबरलाइजेशन के लिए अपने गवर्नमेंट ने कुछ एफर्ट्स लिए, कुछ मेजर्स लिए. क्या क्या किया हमने ऐसा जिससे इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन आया? There were 7 points in the features of liberalization. So can you tell me what are the features or what are the measures taken by the government for liberalization in our economy? मस्त मस्त. सो फॉरेन एक्सचेंज बहुत रेस्ट्रिक्टेड था, उसमें एक एक्ट था फेरा, उसको निकाल दिया, लेकर आए फेमा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो करेक्ट करेक्ट. सो कहना है, कंट्री के अंदर पहले हर एक चीज पर एक लिमिटेशन था कि अगर तू एक मैन्युफैक्चरर है, तू एक प्रोड्यूसर है, तो तू कितना यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन था. तो गवर्नमेंट ने वो रेस्ट्रिक्शन को निकाल दिया. सो कैन आई से दैट वी इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी बाय रिमूविंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस. सो कैन आई से एक पॉइंट था जिसका नाम था फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन. क्या बोला? फ्रीडम ऑफ. अच्छा, फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन के अंदर भी फॉर व्हाट पर्पस? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोडक्शन. आई डोंट नो तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है. नहीं दिख रहा है. इसको जूम कैसे करूं? हाँ थैंक्स दीदी. अभी थोड़ा बेटर है. हाँ ये सही है थोड़ा. सो कहना है से तुमने एक पॉइंट कवर किया, या एक्सपांशन या फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन ऑफ इंडस्ट्रीज. उसने एक पॉइंट कवर किया मस्त, और बोला भी उसने मस्त कि सर पहले बहुत रेस्ट्रिक्शन था, वो रेस्ट्रिक्शन को निकाल दिया, फेरा को जगह पर फेमा लेकर आए. दोनों का फुल फॉर्म याद है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. नाउ इज कॉल्ड एज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. चलो उसके अलावा और क्या किया? ऐसा ही एक और एक्ट था जिसको निकाल दिया, मोनोपोली वाला. सो वो कौन सा एक्ट था? एमआरटीपी एक्ट. और एमआरटीपी एक्ट की जगह पर क्या लेकर आए? अबॉलिशन, सॉरी, कंपटीशन पॉलिसी. सो पहले इकोनॉमी में क्या था? एमआरटीपी. अब इकोनॉमी में क्या है? कंपटीशन एक्ट. बराबर है क्या? श्योर हो तुम लोग इस चीज के बारे में? सो 3 पॉइंट हो गया अपना. आपने भी एक पॉइंट बोला, वो भी परफेक्ट है. मस्त. सो कहना से पहले स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रेगुलेटेड था. सो वो रेगुलेशन आरबीआई करता था, ढंग से नहीं कर पाता था, तो अपन ने एक स्पेसिफिक अथॉरिटी लेकर आए जिसका नाम था सेबी. कौन से ईयर में आया? नो रॉन्ग. अभी रिफॉर्म्स कौन से ईयर में आए? 91 में आए. मतलब ये सेबी भी जो हुआ रहेगा वो उसके बाद ही हुआ रहेगा ना. सो 1992 इज द राइट आंसर. थोड़ा दिमाग वापर. हाउ कैन इट बी 1977? हाँ मतलब रैंडम गेस तो ढंग का मार. हाँ तू बोल, तू कुछ बोल रही थी विधि. करेक्ट. तो दैट इज अनदर पॉइंट. पहला वाला पॉइंट ऊपर दिख रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट्स. सो अर्लियर अगर तुम लोग देखेगा, commercial banks did not have the freedom to determine their own rate of interest. But in the present generation, मैंने कोटक बैंक का एक एग्जांपल दिया था, why take 4 when 6 is more. मतलब कोटक बैंक को अपने कस्टमर लोगों को 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करना है, वो कर सकता है. पहले ये अलाउड, आज वो अलाउड है. सो 5 पॉइंट तो कवर हो गया एंड वेरी गुड पॉइंट्स. मैं एक बार वापस रिवाइज करवाता है क्या क्या हुआ. एक एमआरटीपी एक्ट वाला हुआ, एक फेरा वाला हो गया, एक एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्रीज वाला पॉइंट हो गया, एक सेबी वाला पॉइंट. मोनोपोली मतलब एमआरटीपी, मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस. ये 4 बार मोनोपोली, में जितना बार बोला ना वो मोनोपोली मोनोपोली मोनोपोली, तो मैं तो ऑलरेडी बोल चुका था.
और एक इंटरेस्ट रेट वाला। चलो और क्या, 2-3 पॉइंट्स बचे। कम कर दिया कि बढ़ा दिया? अच्छा, बढ़ा तो दिया। अर्लियर 1991 के पहले इन्वेस्टमेंट्स कौन करता था? गवर्नमेंट करता था। अब गवर्नमेंट ने किसको अलाउ किया? प्राइवेट को भी अलाउ किया। मतलब गवर्नमेंट ने अपना पॉलिसीज को स्ट्रिक्ट कर दिया कि लिबरल कर दिया? लिबरल कर दिया। सो देयर इज एक्सपेंशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होएगा, ओवरऑल वेलफेयर वेल बीइंग भी बढ़ेगा। बोल और क्या आएगा? एक लास्ट पॉइंट आई थिंक बचा है, कोई तो एक बचा है। एमआरटीपी एक्ट वाला हो गया, करेक्ट। Establishment of foreign technology. Are we clear with that? So not only were we talking about liberalization, but we had also spoken about privatization. Privatization का meaning बताओ मेरे को। तो कैसे, मतलब क्या प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है? करेक्ट. सो कैन आई से देयर इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. देख मीनिंग में वही दिया हुआ रहेगा. प्राइवेटाइजेशन मीन्स रिफर्स और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट. तू अगर सिर्फ पब्लिक टू प्राइवेट बोलेगी तो कैसे चलेगा? तुझे कुछ तो उसको ऐड करना पड़ेगा कि क्या. सो इट इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. और ये सारी चीजें का ध्यान रख कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तू ये सब लिख कर आएगी ना तो ऑटोमेटिकली सामने वाले को ये बिलीफ आएगा कि तुझे कुछ आता है और फेकम फाकी नहीं कर रही है. बढ़ू आगे. चलो, इन द प्राइवेट सेक्टर वी हैड स्टडीड 5 पॉइंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सबसे पहला था नवरत्न स्टेटस. क्या देखो नवरत्न स्टेटस क्या है वो क्लियर है? नवरत्न मतलब इंडिया के बेस्ट 9 कंपनीज जो गवर्नमेंट के हाथ में था और गवर्नमेंट ने, वो तो है ही नहीं, वो एक्चुअली दूसरा आंसर था. मतलब इसी के अंदर अगर तू देखेगी तो नवरत्न नाम का कॉन्सेप्ट आया था. बट व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर प्राइवेटाइजेशन? मेजर्स में क्या क्या आएगा पहले तो वो बात करना पड़ेगा ना. वो जो नवरत्न, मिनी रत्न, ये सब तो पब्लिक सेक्टर का कैटेगरीज था. So I'll come to that. Before that, what do you mean by disinvestment? Buying of public sector company के selling of public sector to private sector is called as disinvestment. एग्जाम्पल जो मैंने दिया था वो था एयर इंडिया. एयर इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के पास था, गवर्नमेंट ने टाटा को सेल कर दिया. दिस प्रोसेस ऑफ सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू टाटा इज कॉल्ड एज प्राइवेटाइजेशन. फिर एक पॉलिसी था जिसका नाम था रिजर्वेशन के डी रिजर्वेशन. पहले क्या था? करेक्ट, पर क्या था पहले? रिजर्वेशन था कि नहीं था? मतलब 1991 के पहले तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज वर रिजर्व फॉर पब्लिक. फिर 1991 में 17 वर रिजर्व. इन द प्रेजेंट डे ओनली, हाँ ओके, 1991 में हमने उसको 8 कर दिया. आज के डेट में कितना है? 2. करेक्ट. सो कैन आई से ये रिजर्वेशन बढ़ाया कि कम कर दिया? अच्छा, रिजर्वेशन कम किया तो किसका रिजर्वेशन कम हुआ? पब्लिक का. तो किसका पार्टिसिपेशन बढ़ गया? सो पब्लिक का पार्टिसिपेशन, प्राइवेट आबाजा बढ़ा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन कम, प्राइवेट का पार्टिसिपेशन ज्यादा इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी रिजर्वेशन. फिर अगर तेको याद रहेगा तो 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आया था. एक BIFR, एक NRB और फिर एक नवरत्न. सो आई होप यू आर एबल टू रिकलेक्ट. मैंने रिवर्स चालू किया था बट आई एम गोइंग इन द सेम ऑर्डर एज गिवन इन द टेक्स्ट बुक. सो व्हाट इज BIFR? ब्यूरो, या इट इज ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. मतलब कोई इंडस्ट्री सिक है, लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर यूनिट रहेगा तो BIFR उसको क्या करने का कोशिश करेगा? रीस्ट्रक्चर करने का कोशिश करेगा. सो BIFR का फुल फॉर्म क्या था? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल. ये रहा, बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन. बहुत ज्यादा जूम हो गया ये बराबर है क्या? सो इफ यू आर एबल टू रिकलेक्ट दैट वाला पार्ट जहां पर हम लोगों ने बोला था कि सिक कंपनी रहेगा तो BIFR उसको रिवाइव करने का कोशिश करेगा. तो वो लोग क्या कर देंगे? बंद कर देंगे. और बंद कर देंगे तो कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे तो वो लोग किधर जाएंगे? NRB. करेक्ट.
फॉर दोज पीपल हु हैव बीन रिट्रेंच्ड फ्रॉम वर्क, जिनको काम से निकाल दिया गया है. सो व्हाट इज NRB? नेशनल रिन्यूअल बोर्ड. और एक और पॉइंट था जिसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था नवरत्न स्टेटस, जिसके अंदर 9 कंपनीज था, जिसके अंदर मैंने एग्जांपल लिया था कि ये नवरत्न का कॉन्सेप्ट किधर से आया. तो अकबर करके एक महाराज, मतलब वो महाराज बोल रहे हैं मैं, एक एम्परर था, उसके 9 ज्वेल्स थे. तो वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट के 9 ज्वेल्स कौन से हैं ये. तो तू सोचेगी कि सर ये तो गवर्नमेंट के 9 ज्वेल्स है, तो इसमें प्राइवेटाइजेशन कैसे हुआ. तो गवर्नमेंट ने इनका थोड़ा स्टेक सेल कर दिया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, इनको पावर दे दिया मैनेजमेंट करने का खुद से विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस. तो ऑटोमेटिकली प्राइवेटाइजेशन के तरफ हमने एक और स्टेप लिया. कौन सी कंपनीज है? तो IOCL, BPCL, फिर भेल, सेल, मेनी कंपनीज. तुमको ये याद रखना पड़ेगा. बोल बेटा, नवरत्न में तुझे कोई डाउट आया क्या? अब नवरत्न से ही छोटा वाला कॉन्सेप्ट मिनी रत्न. मिनी रत्न इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? 2. आई रिपीट, मिनी रत्न के अंदर कितना कैटेगरीज है बेटा? 2. तो क्या 2 कैटेगरीज है? एक है कैटेगरी 1, कैट नहीं है वो कैटेगरी है, और एक है कैटेगरी 2. कैटेगरी 1 के अंदर कैन आई से देयर आर 2 कंडीशंस. हाउ मेनी कंडीशंस? पहला कंडीशन कि आप प्रीवियस करेक्ट 3 इयर्स में क्या होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए. करेक्ट. तो ऐसा जो भी कंपनी है, फॉर एग्जांपल तुम तीनों कंपनी हो, तुम तीनों कंपनीज में लास्ट 3 साल में प्रॉफिट कमाया है, तो कैटेगरी 1 के लिए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 12 करोड़, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 20 करोड़, आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35 करोड़. ओनली यू विल बी कंसिडर्ड अंडर कैटेगरी 1, क्योंकि आपका 3 में से कोई तो एक साल में प्रॉफिट 30 करोड़ से ज्यादा का है. सो तू वहां पर अगर पढ़ेगी तो क्लियर कट वो लोगों ने वही दिया हुआ है, that pre-tax profit should have been 30 crores or more in at least one of the 3 years. इसका मतलब तुम मुझे एक बात बता, कंडीशन 1 है कि कंडीशन 2 है? क्या होना चाहिए था? 30 करोड़ का प्री टैक्स प्रॉफिट इन एटलीस्ट one of the years. one of the years के जगह पर one of the previous 3 years दिया है. मतलब लिखने का भी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बहुत क्लियरली वो लोग ने वहां पर मेंशन किया हुआ है. मैं वापस वो पढ़ता हूं. पब्लिक सेक्टर कंपनी शुड हैव मेड अ प्रॉफिट इन द लास्ट 3 years कंटिन्यूअसली. सो प्रीवियस 3 years प्रॉफिट होना चाहिए, कंटिन्यूअस बेसिस पर होना चाहिए, प्लस जो प्रॉफिट कमाया उसमें क्या होना चाहिए? एटलीस्ट कोई तो एक साल के अंदर 30 करोड़ के ऊपर रहेगा, तो तुझे कैट 1 के अंदर लेंगे, दैट इज कैटेगरी नंबर 1. क्लियर है क्या? अब कैटेगरी नंबर 2 के अंदर क्या बोला कि भाई तो को प्रॉफिट तो होना ही चाहिए इन द लास्ट 3 years. यू शुड हैव अ पॉजिटिव नेट वर्थ. नेटवर्थ का मतलब तुम लोग अकाउंट्स पढ़ते हो तो थोड़ा पता होना चाहिए. डैश इज ग्रेटर देन डैश. मेरा हाथ भी टूटा और माइक गया, पर कुछ हुआ नहीं, मजबूत है. हाँ, सो व्हेन डैश इज ग्रेटर देन डैश. Oh my God! So you can compare utter nonsense, total bakwas. When profit is greater than loss. अरे तो दीदी यही तो हम तुमको कह रहे थे. So your second statement was more appropriate, where you said that your assets are greater than your liabilities. Then it is a profit. नहीं, then it is called as positive net worth.
सो यहां पर अभी तू मुझे बता, कैटेगरी 2 में भी कितना कंडीशन है? 2। क्या कंडीशन है? प्रीवियस 3 years में प्रॉफिट होना चाहिए ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस, हाँ, प्लस क्या बोल रहे हैं कि देयर शुड बी अ पॉजिटिव नेट वर्थ। तो यहां पर ऐसा बोला क्या कि तेरे पास 30 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, 50 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसा कुछ कंडीशन नहीं है। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव नेटवर्थ वेयर योर असेट्स आर योर ग्रेटर देन योर लायबिलिटीज। बोल, क्लियर है अभी तेरा? आई थिंक तुझे मिनी रत्न में एक डाउट था। मिनी रत्न इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, इट इज कैटेगरी नंबर 1 एंड कैटेगरी नंबर 2, एंड बोथ द कैटेगरीज हैव 2 कंडीशंस। अब महारत्न, महारत्न क्या है? तू अगर देखेगी तो उसके अंदर वो लोग ने एक ईयर दिया है 2009। मतलब ये जो महारत्न का कॉन्सेप्ट आया वो बहुत लेटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर मस्त एक लाइन दिया हुआ है कि जो इंडियन कंपनीज है उनको एमएनसी बनाना है। एमएनसी का फुल फॉर्म मतलब कहना से जो इंडियन कंपनी है सिर्फ इंडिया में धंधा करना चाहिए, कि उनको ग्लोबल धंधा करना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट महारत्न का हो गया। तो एग्जांपल्स भी देखेगी तो सारे एग्जांपल्स वही है जो नवरत्न कंपनीज हैं उनके। क्लियर है अभी तेरे को? तो महारत्न का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेगा सीपीएसई। देखो सीपीएसई का फुल फॉर्म नहीं पता है तो लिख दे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। To expand their operations and emerge as global giants or become Indian MNCs। मतलब इंडिया का कोई कंपनी बाहर के देश में भी बड़ा काम कर रहा है, वो हो गया महारत्न का काम। क्या? नहीं नहीं, एग्जाम्पल 2 ही दिया रहेगा, बट ऑब्वियसली देर आर मेनी मोर नो। दिया भी है क्या एग्जाम्पल? दिया ही नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल से आज के डेट में इंडिया में तो कितना सारा एमएनसीज है ना। ये तो पब्लिक सेक्टर का एमएनसी हुआ, प्राइवेट सेक्टर का भी है ऑफ कोर्स ना। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हमने पब्लिक सेक्टर कंपनी को भी प्राइवेट जैसा काम करने का फ्रीडम दे दिया है। चल हो गया। अभी एक बार तुझे गो थ्रू कर रिवाइज करके कुछ डाउट्स पूछना है तो तू मुझे पूछ ले क्विकली। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू मोर देन 5 minutes। जहां तक मेरे को याद है अपना ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज टेस्ट हो चुका था टिल पॉपुलेशन। मतलब वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पॉलिसीज वाला तो मैंने तुमको क्लासरूम में ही आंसर राइटिंग करवा दिया है। एक ही चैप्टर बचेगा। आई थिंक वी हैव 1 लेक्चर इन द नेक्स्ट वीक, ऑन विच डे आई डोंट रिकलेक्ट। ओके, नहीं नहीं, थर्सडे तो आई थिंक आई हैव अ लेक्चर इन सीबी। क्या लिखना है? क्यों? पहले किसने किया? तो फिर उनका हक बनता है। चल झूठी, वो जो पहला आता है वो सच होता है। क्यों, क्या हुआ? डर लगता है वो अलग बात है, पर किया क्या? लेटर राइटिंग, हाँ।
सैड। कॉलेज में तो होना चाहिए, फाइनल एग्जाम्स में तो सभी रहेगा बेटा। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा तुम लोग अवॉइड कर सकते हो फॉर योर फाइनल्स। फ्यू थिंग्स यू कैन, पर तुम्हारा योर टास्क इज कट आउट। मतलब यूनिट टेस्ट के अंदर पूरा पूरा सिलेबस पढ़ने का है। मतलब तुम लोग को डेली अभी पढ़ाई आज से शुरू करेगा ना, तब जाकर तुम्हारा वहां पर मतलब टिल द टाइम ऑफ यूनिट टेस्ट का डेट 75% पोर्शन होगा बेटा। तेरे को पूरे 10 चैप्टर पढ़ने इको के, तेरे को लग रहा है इजी है तो गुड। वो देख तेरा बात बराबर है, पर फिर तेरे को ये रियलाइज होएगा देवांशी, वंशी, देवांशी नहीं, तुझे ये रियलाइज होएगा वंशी कि जो याद होता है और जो लिखना होता है ना, उसमें बहुत फर्क पड़ता है। सो इट इज अ गुड थिंग that you have written tests and probably a couple of chapters you have not prepared, so the confidence is there, you are in a much better position than where Vidhi is, कि उसको लग रहा है कि मुझे आता है। क्यों सब लोगों का यही एक प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा। और मैंने तेरे को बोला भी था, मेरे को याद है तूने बोला था कि मैंने नहीं दिए, और मैंने तेरे को बोला था कि तू वो पेपर ले घर पर लिख। क्या ये इंस्ट्रक्शन दिया था मैंने तेरे को बहुत क्लियरली फॉलो करने का बेटा। कितना इजी चैप्टर, मैं तेरे को सच बताऊं आधे से ज्यादा तेरे को वो चैप्टर, हाँ यही प्रॉब्लम है। बाकी कुछ प्रॉब्लम है क्या, पढ़ने का बहुत ज्यादा है। पर अगर तू उसको 3 या 4 पार्ट्स में पढ़ेगी ना, तो तेरे लिए लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे भी, और मैं तेरे को बताता हूं, तू मुझे एक बात बता, महाराष्ट्र इकोनॉमी के कुछ फीचर्स थे बराबर ना। वो फीचर्स वाला पार्ट तो एकदम ही ईजी है। डेंसिटी क्या है, पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, टूरिज्म में क्या कर रहे हैं, तो वो वाला आंसर हो गया। मतलब वो तेरा एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो है वो थोड़ा बड़ा वाला पार्ट है, डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ये वाला पार्ट है ना थोड़ा हैवी है। क्यों हैवी है, क्योंकि हर एक के अंदर, करेक्ट, बट देन जो डाटा है वो तुम लोग को आज नहीं तो कल तो करना ही है। और तू वो भले ही लास्ट डे पर कर, जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले कर, पर उस चैप्टर को तू डाटा वाला जो पार्ट है उसको बाजू में रख दे, बाकी सब तो पढ़ ले। अच्छा उसके बाद ये अगर मैं ये छोड़ दूं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्रीज को और सर्विस सेक्टर को, उसको बाजू में रख, तो बचा क्या, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट, मतलब बकवास ही है ना। बट एफडीआई है कितना सा बेटा। सो बहुत सारी चीजें हैं पर बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इनफैक्ट वो वाला चैप्टर काफी इजी है। वो डाटा के लिए मैंने वही तो मार्किंग्स दिया था कि एक ही जगह पर सारा डेटा दिया हुआ है। तो मैं तुझे एक बात बोलता हूं, तेरा आज के दिन का टारगेट ही ये होना चाहिए कि मैं आज पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर रही है। जो चैप्टर नहीं हुआ है ना उससे स्टार्ट करो। ऑफ कोर्स बहुत अच्छे से प्लान किया है। क्योंकि आई थिंक उसका भी एक रीजन है कि कुछ कॉलेजेस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है बराबर। करेक्ट, फिर 14 को अगर छुट्टी, 14-15 दोनों दिन छुट्टी देना पड़ेगा। एक्सटेंड भी हो जाता है, और फिर दूसरे अगर कॉलेज का एग्जाम रहेगा तो बच्चे को कॉलेज का एग्जाम को पढ़ने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। मैं अभी भी देखो बोल रहा है, डू नॉट स्टार्ट विथ अ चैप्टर विच यू नो। इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन चैप्टर नंबर 4, नो, all the 3 of you should be starting with chapter number 4.
दैट इज योर चॉइस. आई एम नॉट गोइंग टू 3 इसको वंशी को करने का जरूरत है क्योंकि शी इज लाइक आर्यभट्टा ऑफ मैथ्स, मैथमेटिकल विजार्ड है वो, तो उसका हाँ हाँ. और उसमें अगर तुमको मेरा कुछ हेल्प चाहिए रहेगा, आई एम श्योर यू हैव माई कॉन्टैक्ट नंबर, प्लीज गेट इन टच विथ मी. आई वेन एवर पॉसिबल आई कैन मीट यू ऑल ऑल्सो एंड टीच सेपरेटली ऑल्सो. कभी कुछ हुआ अपन 3 ही तो लोग हैं, जूम पर एक लेक्चर ले लेगा ना अलग से, तो पर उसके लिए एफर्ट किसको डालना पड़ेगा? भूमि, तुमको डालना पड़ेगा. मेरा तो पढ़ा कर हो गया और मैंने अच्छा भी पढ़ाया है. अब तुम भूल गए हो क्योंकि तुम्हारा प्रैक्टिस नहीं हुआ है, या तुमने एग्जाम नहीं दिया है, या तुम्हारे लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है. नहीं नहीं मुझे नहीं, हाँ मतलब XYZ रीजन के वजह से तुम्हारा अगर पढ़कर नहीं हुआ है, विच इज ओके, बट आई एम विलिंग टू एक्सटेंड माई सपोर्ट टू यू इन अ मैनर दैट यू आर कॉन्फिडेंट फॉर योर एग्जाम्स, बट एफर्ट्स हैव टू बी टेकन बाई यू. See, I will always screw your case in a subtle manner. I am not as straightforward as Pankaj sir. I can screw your cases with sarcasm, which you also enjoy, I also enjoy, we both will enjoy. चल स्टार्ट करें क्या अपना लास्ट वाला पार्ट. सो अब ये जो नेक्स्ट वाला आंसर है ग्लोबलाइजेशन, पहले तो मेरे को ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है वो समझाओ. टेक्स्ट बुक में देखकर मत दो, तुम्हारा दिमाग क्या चल रहा है वो बताओ. वो ग्लोबलाइजेशन, वो नेशनलाइजेशन है, और ये सवाल ग्लोबलाइजेशन का है. पर गजब औरत है बेटा, नाम में ही छुपा हुआ है ग्लोबल. हाँ, ग्लोबल करना मतलब सिर्फ देश में नहीं विदेश में भी जाना. सो हे भगवान, अपना बात हुआ था तो सो देख, लिखने इससे एक लर्निंग मिला बेटा कि गलतियों से सीखो, लिखने से कुछ नहीं होता. अंडरस्टैंडिंग लिखा हुआ तो बेटा पूरा टेक्स्ट बुक छपा हुआ ही तो है. हाँ, ग्लोब, सो इट इज द इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट नो. सो अगर मैं तेको ग्लोबलाइजेशन का बात करूं तो मुझे एक बात बता, वेन एवर यू टॉक अबाउट ग्लोबलाइजेशन, कहना है से अपन ने थोड़ा पॉइंट्स डिस्कस किया था. 1991 के पहले इंडिया के अंदर फॉरेन टेक्नोलॉजी अलाउड नहीं था, इंडिया के अंदर फॉरेन कैपिटल अलाउड नहीं था, इंडिया के अंदर फॉरेन बैंक्स अलाउड नहीं था. इंपोर्ट ड्यूटी करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया था मैंने तुमको, टैक्स वाला. कितना था टैक्स रेट? 300%. सो आज वो हाँ मतलब वो तो अलग प्रॉब्लम था, वो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड नहीं था. सो कहना है से ये सारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, ये सारे प्रॉब्लम्स ग्लोबलाइजेशन के मेजर्स बन जाएंगे कि हमने कैपिटल को अलाउ किया, हम लोगों ने फॉरेन टेक्नोलॉजी को भी अलाउ किया, फेरा को निकालकर फेमा लेकर आए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, उस रेस्ट्रिक्शंस को क्या कर दिया? कम. सो पहले तो ये समझो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है. ग्लोबलाइजेशन को बोलते हैं टू मेक द होल वर्ल्ड वन विलेज. क्या बोला? पूरे दुनिया को गांव बनाने का है. पर ये ऐसा क्यों गांव बनाने का है? बिकॉज गांव बॉर्डर वाला होता है कि बॉर्डरलेस होता है. सो दे वांट द वर्ल्ड टू बी बॉर्डरलेस. अच्छा, बॉर्डरलेस रहेगा तो मुझे एक बात बता, अगर मैं एक गांव में X जगह पर रह रहा है, वही गांव में मैं Y जगह पर रहता रहेगा, तो X to Y एक ही गांव में जाने के लिए कोई टैक्स लगेगा क्या? पर आज इंडिया से कोई चीज यूएस में जाती है तो क्या उस पर टैरिफ लगता है? क्या यूएस की कोई चीज इंडिया में आती है तो उस पर भी टैरिफ लगता है? तो इसके वजह से कहने से ग्लोबलाइजेशन रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. तो ग्लोबलाइजेशन का पर्पस क्या है? टू मेक एन इकोनॉमी विच इज बॉर्डरलेस, टू मेक द होल वर्ल्ड वन विलेज. और इसके 4 पिलर्स है. कितने पिलर्स है? अभी पिलर्स का मतलब ग्लोबलाइजेशन किस पर खड़ा है? ग्लोबलाइजेशन के लिए क्या क्या चाहिए? फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैपिटल, यहां. अच्छा, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्री इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लेबर, and free inflow and outflow of
टेक्नोलॉजी बोला, लेबर बोला, कैपिटल बोला, तो टेक्नोलॉजी रह गया था, तो टेक्नोलॉजी है, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज हो गया, टेक्नोलॉजी। सो ये टोटल कितने पिलर्स हो गए? 4। देख नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर तेको ऐसा कुछ दिखता रहेगा, द ग्लोबल इकोनॉमी इज अ बॉर्डरलेस इकोनॉमी। अंडरलाइन करना बेटा वो चीज को, ग्लोबल इकोनॉमी इज अ करेक्ट borderless economy having free flow of goods and services है ना। हाँ, सो पहला क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा क्या आया? कैपिटल। तीसरा क्या आया? लेबर। चौथा क्या आया? टेक्नोलॉजी। बराबर है। तू अगर ये नहीं लिख कर आई तो तू समझ के तेरा पूरा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट खोखला है। देख नेक्स्ट लाइन कितना अच्छे से दिया है, ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ अ वर्ल्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। सो मेरी इकोनॉमी को दूसरे इकोनॉमी के साथ मर्ज करना, दूसरी इकोनॉमी को हमारी इकोनॉमी के साथ मर्ज करना, इंटीग्रेट करना, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। इट रिमूव्स ऑल बैरियर्स इन फ्री ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब क्या इनकरेज करता है ग्लोबलाइजेशन? कि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के ऊपर टैरिफ्स होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अब अगर नहीं होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है सारे रेस्ट्रिक्शंस को निकाल देना पड़ेगा। इम्पॉसिबल है, बट कैन आई से दैट धीरे धीरे करके हम उसके तरफ बढ़ रहे हैं। तू सोच, जब इंडिया के अंदर एक टाइम था हम इतने रेस्ट्रिक्टेड थे कि टैरिफ्स वर 300%। टुडे दे हैव कम डाउन टू 10%। नो, तो वो भी तो अनरियलिस्टिक ही था ना कि 300 से 10 भी आ पाएगा क्या? बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विथ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज हैव वी मैनेज टू कम टू 10%? यस। अच्छा, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल। आई डोंट नो इफ यू हैव हर्ड और नॉट, बट एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन। नहीं सुना है? सो यूरोप की जितने भी कंट्रीज है दे फॉलो फ्री ट्रेड। All the European countries have entered into an agreement with each other saying कि हम आपस में टैरिफ चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, if not that, if you have not heard about European Union, I'll give you 2 more examples which again I don't know whether you have heard. आपने शायद एक कॉन्सेप्ट सुना रहेगा, सार्क, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। आई रिपीट, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। तो साउथ एशिया में जितना भी कंट्रीज है वो सारे कंट्रीज ने भी एक डिसाइड किया कि हम आपस में फ्री ट्रेड करेंगे। अच्छा, वो भी नहीं सुना है तो शायद ये सुना रहेगा वापस, ब्रिक्स। नसीब, चल 2 लोग ने तो सुना है, विधि ने ये भी नहीं सुना है। ब्रिक्स मतलब ईट नहीं होता है। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स। इन 5 कंट्रीज ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन बनाया और बोला आपस में फ्री ट्रेड। हाँ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, जाने दे। सो वी हैव अग्रीड ब्रिक्स के अंदर। ऐसा एक और कॉन्सेप्ट है, एशियन बोला क्या मैंने? हाँ, सार्क भी बोला मैंने, साउथ एशियन। हाँ, तो हो गया। ऐसा तो बहुत सारा है। मैंने ये 3-4 एग्जाम्पल जो फेमस वाले वो वाले बोला। एक और फेमस वाला है, वो है नाफ्ता, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अभी वो देख, अगेन एज शी राइटली सेड, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क विच आई अग्री, बट वो विजन रखा ना, उसके वजह से एटलीस्ट कुछ कंट्रीज के अंदर तो फ्री ट्रेड हो रहा है। But you never know in the future what will happen. See, nobody had ever thought कि mobile phones will be like this. Forget about this, mobile phones are today like this. Forget about that also. अभी rollable screens आ रहा है. So I don't know. I don't want to shut down the opportunity of probably a free economy. हो सकता है यार, यू नेवर नो। उसके लिए क्या होना चाहिए? सबका थिंकिंग, सबका आइडियोलॉजी, सारे कंट्रीज एक पेज पर आना चाहिए। टफ है, यू नेवर, इम्पॉसिबल। आज के डेट में तू मुझे पूछेगी तो मैं भी बोलेगा इम्पॉसिबल है, बट लेट्स बी होपफुल, लेट्स बी पॉजिटिव। अगर कुछ कंट्रीज में फ्री ट्रेड हो रहा है तो शायद वर्ल्ड माइट बी अ बेटर प्लेस वन डे।
वेयर वी कैन एक्चुअली अचीव दिस. सोच कितना अच्छा होएगा लोगों के लिए, जहां पर जो टेक्नोलॉजी, जो गुड्स एंड सर्विसेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड अवेलेबल है. आज अगर मैं देखो सिंपल सा एग्जांपल दूं, कश्मीर का बैट मुंबई में अवेलेबल है ना? कश्मीर नहीं, बेटर एग्जांपल, नागपुर का संतरा, रत्नागिरी का हापुस मुंबई में अवेलेबल है ना इजीली. वैसे ही अगर तू सोच पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल होने लगेगा तो सबका ही फायदा है ना उसमें. कंज्यूमर का भी फायदा है, प्रोड्यूसर का भी फायदा है. सो यस, इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क और एन अनरियलिस्टिक चैलेंज या अनरियलिस्टिक टारगेट, बट यू होपफुली वी कैन अचीव इट. सो देख, पहला पॉइंट क्या है? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस. ये कौन सा रेस्ट्रिक्शन? अंडरलाइन करना कि जितना भी क्वांटिटी पर रेस्ट्रिक्शन था वो निकाल दिया. फॉर एग्जांपल, इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किया तो रेस्ट्रिक्शन था कि हम चाइना से सिर्फ 1000 यूनिट इंपोर्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा यूनिट्स इंपोर्ट कर सकते नहीं है. क्या आज के डेट में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन है कि कम कर दिया? कम कर दिया. मतलब कहने से हमने क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन को कम कर दिया. सिर्फ इतना ही किया कि टैरिफ रेट्स को भी कम किया. देख आगे दिया रहेगा, फर्दर टैरिफ रेट्स हैव बीन ब्रॉट डाउन. नेक्स्ट सब पॉइंट मेरा पढ़ा कर हो गया है. कहना इसे एनकरेजमेंट ऑफ फॉरेन कैपिटल. समझाने का जरूरत है क्या मेरे को? नेक्स्ट वाला, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. अब अगर ये तेरे को लगता रहेगा सर कब पढ़ा यार, मैं बताता हूं. कहने से जब हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं तो इंडिया ने अगर यूएस से माल खरीदा तो यूएस वाला अपना गांधी बापू लेगा क्या? तो उसको क्या लगेगा? डॉलर करेंसी लगेगा. उनके देश में जो चल रहा है तो यूएस में क्या चल रहा है? सो रूपी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? डॉलर्स. पहले ये अलाउड नहीं था. यू कैन नॉट कन्वर्ट अ रूपी इनटू अ डॉलर विदाउट द अप्रूवल ऑफ आरबीआई. यस, सब कुछ ना, क्योंकि पहले क्या था बेटा, प्लीज अंडरस्टैंड, इंडियाज पॉलिसीज वर रेस्ट्रिक्टिव. इंडियन गवर्नमेंट को, प्राइवेट सेक्टर को वो फ्रीडम नहीं देना था, इसीलिए सब चीज पूछ पूछ कर करनी पड़ती थी. तुम भी तो ऐसे ही थे ना, जब तुम 5th स्टैंडर्ड में थे, 4th स्टैंडर्ड में थे, तब सब कंट्रोल किसके हाथ में था? आरबीआई, मतलब मम्मी पापा के हाथ में. ये तो अब तुम्हारा पर फूट रहे हैं कि नहीं मैं मेरा डिसीजन लेगा. तो ये तुम्हारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का स्टेज चल रहा है. आई होप आई एम क्लियर विद दैट. सो कहना ऐसे कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी का मतलब क्या होता है? कन्वर्टिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी फॉर द पर्पस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. अब इसमें कैसा था मालूम है? डिटेल में अगर बात करूं ना तो रेस्ट्रिक्शन था, अलाउड था बट अप टू अ सर्टन लिमिट. क्या बोला? अलाउड पर अप टू अ सर्टन. मतलब अगर सपोज कर मैं इंटरनेशनल ट्रेड कर रहा है और मैंने $1,00,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन किया. हाउ मेनी लाख डॉलर्स? $1,00,000 के ऊपर का ट्रांजैक्शन होता था तो गवर्नमेंट बोलता था मेरा परमिशन लेकर करने का, बिना मेरे परमिशन के नहीं करने का. मतलब अप टू $1,00,000 गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, बट अबव $1,00,000 गवर्नमेंट बोलता है नहीं नहीं, ये अमाउंट थोड़ा ज्यादा है, कुछ झोल किया तू तो मेरा अप्रूवल ले, मेरे को सारे पेपर्स दिखा, मेरे को सारा डॉक्यूमेंटेशन दिखा, फिर मैं तेरे को अप्रूव करके देगा. सो आज के डेट में तो हमने वो भी थोड़ा लिबरल कर दिया है. सो कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी. फिर कहने से आज के डेट में इंडिया के अंदर फॉरेन कोलैबोरेशंस है कि नहीं है? मेरे को एक दो एग्जाम्पल दो जो टेक्स्ट बुक में नहीं है. टेक्स्ट बुक का नहीं चाहिए मेरे को एग्जाम्पल. अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय कोलैबोरेशन? एक इंडियन कंपनी है, एक फॉरेन का कंपनी है, दोनों ने मिलकर काम किया. मर्ज किया जरूरी नहीं है. इट कैन बी अ जॉइंट वेंचर, इट कैन बी अ मर्जर, इट कैन बी एन एक्विजिशन. जैसे एक कंपनी है जिसका नाम है टाटा स्काई. सुना है टाटा स्काई? घर पर टीवी उसी पर देखते रहोगे. टाटा इंडियन कंपनी है, स्काई यूके लंदन का कंपनी है. हाँ, ऐसे तुझे एक और लगा रहेगा, हीरो होंडा. तो जैसा हीरो होंडा अल्लाह, अभी ऐसा टाटा स्काई भी तो अभी, हाँ समझ, मारुति सुजुकी. अभी बोलने के लिए तो एक ही वर्ड है, पर वो तुझे पता है कि मारुति इंडियन है, सुजुकी जापानीज है. बट वैसे ही टाटा स्काई भी, टाटा इज एन इंडियन कंपनी, स्काई इज अ फॉरेन कंपनी, बोथ ऑफ देम हैव मर्ज्ड. ऐसे ही एक और कंपनी है ING वैज्या, इंच नो ओके, AIG
टाटा एआईजी, नहीं सुना है, ये भी नहीं सुना है, जाने देते। हाँ, टाटा एआईजी इज अगेन टाटा एंड एआईजी इज अमेरिकन इंश्योरेंस जनरल कंपनी। सो टाटा ने फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया। आर वी क्लियर विद दैट? आर यू श्योर? पक्का? सो अभी तक कितना पॉइंट्स हुआ बेटा? 4। चल, पहला पॉइंट क्या था? रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस। दूसरा वाला पॉइंट क्या था? कोलैबोरेशन तो चौथा वाला था, पर ठीक है चलेगा। फॉरेन कैपिटल को अलाउ किया। तीसरा वाला पॉइंट क्या था? कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रूपी। चौथा वाला पॉइंट क्या है? फॉरेन कोलैबोरेशंस। क्लियर है ये? नेक्स्ट वाला पॉइंट, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है वो शॉर्ट टर्म के लिए बना कि लॉन्ग टर्म के लिए बना, और लॉन्ग टर्म के लिए जो पॉलिसी बन रहा है उसके अंदर हमने क्या किया रहेगा? पॉलिसी को स्ट्रिक्ट बनाया रहेगा कि लिबरल बनाया रहेगा? हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस रखे कि रिमूव कर दिए? फॉरेन कोलैबोरेशन अलाउ किया कि एनकरेज किया? अलाउ और एनकरेज दोनों का मतलब सेम ही होता है, बट ठीक है इसको अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। अलाउ किया कि एनकरेज किया? तू अलाउ, अच्छा ठीक है, बट मैंने ऐसा ट्रिक क्वेश्चन पूछा था जहां पर दोनों का मीनिंग सेम ही था। आर वी क्लियर? मतलब अभी देखिए, 5th वाला पॉइंट एक्चुअली तो ऊपर के 3 पॉइंट्स ही हो गए। तो देख, तेरे को है ना स्टडीज है ना बेटा, तुम तीनों को बोल रहा हूं, थोड़ा स्मार्टली करना पड़ेगा। तुम ये देखेगा अरे बाप रे इतना सारा पॉइंट है, इतना सारा पॉइंट है, तो बहुत ज्यादा लगेगा ही है, पर यूज योर ब्रेन्स। अब अगर पहला 3 पॉइंट हो गया तो डोंट यू थिंक तेरा ये चौथा वाला पॉइंट या 5वां वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली कवर हो गया? ये एक लेक्चर में ऐसा होना शगुन का लग रहा है मेरा। ये कितनी गिराती रहती है, बड़ी गिरी हुई है, अरे उसकी बैग। चल, उसके बाद मेरे को एक बात बता, क्या हम लोगों ने सीप्स करके कॉन्सेप्ट पढ़ा था? तो हम लोगों ने एक्सपोर्ट्स को एनकरेज करने के लिए क्या किया? सीप्स नाम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था। सीप्स नहीं, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। वैसे ही एक और कॉन्सेप्ट था AEZ, एग्रो इकोनॉमिक जोन, एग्रो एक्सपोर्ट जोन्स। मतलब क्या? यहां पर जो भी प्रोडक्ट बनेगा हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। सो बनेगा इंडिया में, बट पर्पस क्या है? टू सेल डोमेस्टिकली कि टू सेल इंटरनेशनली? इंटरनेशनल। आर वी क्लियर विद दैट? ऑब्वियसली ना, एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा मिलेगा ना, क्योंकि आज अगर फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर केसर है, केसर का डिमांड वर्ल्ड ओवर में बहुत ज्यादा है, सैफरन बोलते हैं, तो कुछ फार्मर्स इंडिया में सैफरन ग्रो करते हैं, उनको प्रीमियम प्राइस मिलता है फॉर दैट सैफरन। फॉरगेट अबाउट दैट। पर अभी ऐसा गवर्नमेंट ने जोन्स भी बनाया है। जोन्स मतलब जैसे कि वहां पर यही सारा काम होएगा, एग्रीकल्चर का ही काम होएगा, और जितना भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है वो सारा का सारा एक्सपोर्ट होएगा। ऐसा आज के डेट में मखाना का बहुत चल रहा है। मखाना इज अ वेरी हेल्दी स्नैक, पर बनता कहां पर है मालूम है? डू यू नो? गटर तो नहीं, गटर से थोड़ा बेटर, बट एज गुड एज अ गटर। या कमल का जो फूल होता है, लोटस, लोटस का जो स्टेम्प होता है उसके नीचे उसके बीज होते हैं। सो इट्स एक्चुअली इन अ, वो क्या बोलते हैं, मड पाए। हाँ, तो खा भी नहीं पाएगी, बट इट्स वेरी नाइस। तो मखाना के अंदर क्या करना चाहिए पता है? यू शुड घी रोस्ट इट। मैं मेरी वाइफ बहुत मस्त बनाती है मखाना, तो देख तारीफ कर रहा है मानसी, ये रिकॉर्ड ये कट मत करना। सो तो मखाना ना, उसको पहले तो रोस्ट करने का घी के अंदर, और फिर थोड़ा सा नमक, चाट मसाला, हल्दी तुमको जो डालने का, एंड देन इट से અને બહુ સારું है અને हेल्थ માટે કેટલું સારું છે। सो अगर तू देखेगी एक्चुअली लोटस, तूने देखा है कहां पर उगता है? लोटस कीचड़ में होता है, तो लोटस के प्लांट के कीचड़ में से एक्चुअली वो मखाना का बीज आता है। पर ऐसा ही होता है, यही ह्यूमन डेवलपमेंट है। देख अपन ने, आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू कनेक्ट, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। देखो याद है अपन ने एक आंसर पढ़ा था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD, और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में एक पॉइंट था नेचर्स बाउंटी, मतलब नेचर के रिसोर्सेज ह्यूमन को यूजफुल लगने चाहिए।
तो ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। अब तू मुझे बता, कहना इसे मखाना इज अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट, 10-12 साल हुआ रहेगा। मतलब क्या नेचर में मखाना सिर्फ 12 साल से है, 15 साल से है, 20 साल से है? नेचर में कमल का फूल तो हजारों सालों से है, पर हमको आज उसका यूज पता चल रहा है। दैट इज वाई ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। जब ह्यूमंस डेवलप होते हैं तो वो रिसोर्सिस का यूज समझ पाते हैं। एम आई क्लियर विद दैट? एंड आई थिंक ये आंसर में तो 6 ही पॉइंट है, देख लेना एक बार। कोई और पॉइंट है क्या 7वां? नहीं ना, 6 पॉइंट्स, दैट्स इट। बोलो, इसमें तुमको कोई डाउट आया है, क्वेश्चन आया है? देख, मेरे को इस आंसर को याद करने का एक तरीका देता हूं। ग्लोबलाइजेशन है ये, हाँ, तो ग्लोबलाइजेशन है तो ग्लोबल कंपनीज इंडिया में आना चाहिए, मतलब कोलैबोरेशन वाला पॉइंट। टेक्नोलॉजी आना चाहिए, कैपिटल आना चाहिए, तो कैपिटल वाला पॉइंट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट होना चाहिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर पहले रेस्ट्रिक्शन था, उसको हटा दिया, तो रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। सो देख, 6 में से 3 पॉइंट तो ऐसे ही हो गया। अभी मैं इसको भी कनेक्ट करता हूं। जैसे कि अगर इंटरनेशनल ट्रेड करेगा तो इंडिया वाले का जब यूएस के साथ डील होएगा तो डॉलर लगेगा, तो डॉलर को, रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करना है और डॉलर को रुपी में कन्वर्ट करना है। पहले ये अलाउड, आज ये अलाउड है, हो गया तेरा 4-5 पॉइंट। सो थोड़ा सा ब्रेन्स यूज करके अपने आप से बात कर 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 गेट योर आंसर्स। ऑफ कोर्स इट इज अ यूनिवर्सल करेंसी, उसको बोलते हैं व्हीकल करेंसी। ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस का डॉलर, व्हीकल करेंसी बोला मैंने। व्हीकल का मतलब क्या है? जो हर जगह चलता है। सो इट्स अ वेरी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड करेंसी। एक क्लियर है क्या? एंड द लास्ट पार्ट, इवैल्यूएशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। एक बार आप रीड करो, कुछ डाउट्स रहेगा तो मेरे को बताओ। 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैन आई से व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड व्हाट आर द फेलियर्स? एक क्या क्या बोला? व्हाट आर द अचीवमेंट्स एंड व्हाट आर द फेलियर्स। एक किसका अचीवमेंट्स? हम अचीवमेंट्स और फेलियर्स जो पॉलिसीज लाए उसका। तो क्या आज इंडिया के अंदर में करवाई देते हैं? क्या आज इंडिया के अंदर आईटी सेक्टर बेटर हुआ? हाँ या ना? मतलब कैन आई से वेयर वी वर एंड वेयर वी आर वी इन अ गुड पोजीशन? इसका मतलब 1991 के बाद पॉजिटिव चेंजेस आया। सो रेवोल्यूशन इन आईटी सेक्टर, रेवोल्यूशन इन फाइनेंशियल सेक्टर, रेवोल्यूशन इन स्टॉक मार्केट्स। सो देख, वही 3 पॉइंट है। पहला वाला पॉइंट रेवोल्यूशन इन आईटी, दूसरा वाला पॉइंट इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल। क्या आज के डेट में इंडिया का एजुकेशन सिस्टम पहले के मुकाबले में थोड़ा बेटर हुआ है? हाँ या ना? हाँ, हुआ ही है ना। इसका मतलब क्या ना, इसे थर्ड पॉइंट शुड बी समथिंग कॉल्ड एज इंप्रूवमेंट इन एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स। क्या एक्सपोर्ट्स बढ़े हुए होंगे? सो इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। क्या आज हम सिंगल क्रॉप पैटर्न फॉलो करते हैं कि मल्टीपल क्रॉप पैटर्न फॉलो करते हैं? मल्टीपल। सो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, और उसकी वजह से क्या हुआ? इंडिया के अंदर स्कैरसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सो देख, कितना जनरल आंसर है। रिलेटेड, और रिलेटेड किससे मालूम है? जो भी हमने पढ़ा है सबसे, राइट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स का सिलेबस। सो वेरी सिंपल। देख, मैं तेरे को बोलता हूं, तू अपने आप से सवाल कर कि क्या इंडिया में एलपीजी की वजह से कुछ फायदा हुआ? तो क्या फायदा हुआ? सर एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, सर फाइनेंशियल सर्विसेज इंप्रूव हो गया, बैंकिंग सर्विसेज इंप्रूव हो गया, स्टॉक मार्केट्स इंप्रूव हो गया, सर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स बढ़ गए। हो गया ना, तेरा आंसर ही खत्म हो गया। सारे अचीवमेंट्स आ गए। आईटी सेक्टर में रेवोल्यूशन आ गया, फाइनेंशियल सेक्टर में रेवोल्यूशन आ गया, एजुकेशन इंप्रोवाइज हो गया, एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, एग्रीकल्चर में हमने मल्टीपल क्रॉप्स लेकर आए, और जिसकी वजह से ओवरऑल स्केर्सिटी का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गए। बराबर है। एंड द लास्ट पार्ट इज व्हाट आर द मेजर फेलियर्स। फेलियर क्या हुआ? अभी ये सोचना है कि कैन आई से एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। अगर एक पॉजिटिव है तो अगर ये जो एलपीजी आया उसका कुछ नेगेटिव भी हुआ रहेगा। पहले इंडिया क्या था? कहना ऐसे सब कुछ इंडिया में खुद ही बनता था, आत्मनिर्भर हुआ करता था, सेल्फ डिपेंडेंट। आज क्या हो गया? हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है। आज के डेट में भी देख, मैं 2 वर्ड्स यूज कर रहा हूं, एक सेल्फ डिपेंडेंट और एक सेल्फ सफिशिएंट।
क्या सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सफिशिएंट आर द सेम? नो. सेल्फ सफिशिएंट मतलब जो अपने को चाहिए हम खुद ही बना ले. क्या हम इतने केपेबल है आज के डेट में? फूड का प्रोडक्शन भी इतना नहीं हो रहा है क्योंकि अपने लोग ही इतने ज्यादा है. सो देयर इज लैक ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. देन कैन आई से इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ गया, उसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट का वाट लग गया. क्यों? क्योंकि बाहर वाला इंडिया में आकर भी बेच रहा है. अच्छा, इंडिया वाला अपना माल बाहर बेच रहा है क्योंकि उसको माल उधर प्राइस ज्यादा मिल रहा है, तो इंडिया के अंदर देयर कैन बी स्केर्सिटी. कहना से जो गरीब फार्मर है उसके लिए तो ग्लोबलाइजेशन जरा भी सूटेबल नहीं है, क्योंकि अगर बाहर का कोई कंपनी ने आकर इंडिया में फार्मिंग किया तो उनकी तो हालत खराब हो जाएगी. सो कैन आई से दैट देर इज अ अनहेल्दी कॉम्पिटिशन. MNCs कट थ्रोट कॉम्पिटिशन देते हैं एंड फाइनली इट कैन रिजल्ट इन टू लैक ऑफ वेलफेयर एंड अनएम्प्लॉयमेंट. बराबर है क्या? वाई विल देर विल बी लैक ऑफ वेलफेयर? क्योंकि ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी रहेगा या प्राइवेटाइज्ड इकोनॉमी रहेगा तो उनका मेन मोटिव क्या रहेगा? टू अर्न प्रॉफिट. यस, सो टू अर्न प्रॉफिट विल बी देयर मेन मोटिव. अच्छा, अगर प्रॉफिट मेन मोटिव रहेगा तो प्राइसेस चार्ज विल बी सुपर हाई, देयरफॉर इट विल लीड टू लॉस ऑफ वेलफेयर. अच्छा, प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब वो किसी को काम पर रखेगा तो क्या हाई पगार पर रखने का इच्छा रखेगा कि कम दाम पे ज्यादा सफेदी? कम दाम में ज्यादा सफेदी का मतलब कैन आई से एट लोअर कॉस्ट दे वांट द लेबरर्स टू वर्क फॉर मोर आवर्स. इसका मतलब क्या हो गया? वेलफेयर लॉस हो गया. सो वेलफेयर लॉस हो सकता है. अच्छा, अगर कोई कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे? नहीं मिल रहा है, 1 साल ट्राई किया, 2 साल ट्राई किया, 3 साल तक लॉस मेकिंग ही रहेगा, तो कभी ना कभी वो क्या कर देगा? धंधा बंद कर देगा. तो क्या हो जाएगा? ओके, कंपनी शट होने की वजह से उसके जो लोग रहेंगे वो हो गया अनएम्प्लॉयमेंट. बराबर है? क्लियर है? श्योर हो? एक बार गो थ्रू करो. मेरे को 2 चीजें चाहिए तुम लोगों से. पहला, आई वॉन्ट द फर्स्ट थिंग टू बी डन इज ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट. आई रिपीट, द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट इज टू डू objectives and second thing is to write down the answer of globalization and one answer as homework. लास्ट लेक्चर में भी मैंने ऐसा ही किया था. आई डोंट नो तुम लोग होमवर्क किया कि नहीं. एक आंसर इधर लिखा, एक आंसर घर पे लिखा. सेम आज भी वैसा करना है. एक और चीज ऐड हो रहा है आज के लेक्चर में, वो ये है कि आपको इकोनॉमिक अपना नहीं अरे नहीं, अवे ऑब्जेक्टिव्स अभी सॉल्व करना है क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में ऑब्जेक्टिव्स थोड़ी करवाया था. सो स्टार्ट सॉल्विंग द ऑब्जेक्टिव्स. छोटा है, 4 to 5 पेजेस. टेक्स्ट बुक में मार्क नहीं करने का. दीदी को STLM है, STML, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस. अगेन एज यूजुअल ए से लेकर हम लोग जनरली ई तक करते हैं, पर अगर टाइम मिलता है तुम लोगों को तो F तक करो. यू हैव 20 minutes टू सॉल्व द ऑब्जेक्टिव्स एंड एट 9:25 और 9:30, 9:25 to 9:30 आई विल डिस्कस एंड 9:30 से लेकर 10 o'clock तक यू विल राइट द आंसर. कोई भी MCQ में डाउट आ रहा है, कोई भी ऑब्जेक्टिव में डाउट आ रहा है तो उसको मार्क करके रखो. आई विल सॉल्व इट फॉर यू. तूने पूछा मुझे नहीं. 11th-12th पर अलाउड ही नहीं है. नहीं देता बिकॉज वो बहुत कन्वीनियंट कर देता है लाइफ. इवेंचुअली यस, बट नॉट इनिशियली. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम yes, you are, as soon as you are in your BCom level, you are allowed a calculator. Yes. So it is only for your 11th and 12th that you are not allowed, so that your brain activates certain things. नहीं तो क्या होता है मालूम है, दिमाग काम ही नहीं करता. मैं देखो, I'll give you a classic example. ठीक है,
मैं समझ सकता है वो क्या बोल रही है। आई गिव यू क्लासिक एग्जांपल जो मैंने फेस किया है। मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, और मतलब आई वाज इन माय स्कूल टिल द ईयर 2004-5। तो मेरे पास मोबाइल फोन तो छोड़, कॉलेज में भी मेरे पास, स्कूल तो छोड़ कॉलेज में भी नहीं था मेरे पास। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द ओनली वे आई कुड टॉक टू फ्रेंड्स वॉज लैंडलाइन। भी नंबर कैसे है, नंबर तो सब याद, सबके सब। क्यों? बिकॉज देर वॉज नो ऑप्शन ओनली ऑफ अ मोबाइल फोन विच सेव्स योर कॉन्टैक्ट नंबर। आज भी तू मेरे को बोलेगी ना मेरे घर का नंबर क्या है, मुझे मुंह जबानी याद रहेगा, बिकॉज आई नेवर यूज्ड सम मशीन टू स्टोर दैट डेटा। सो आज उसकी वजह से मेरे घर के नंबर्स, मेरे कुछ पर्सनल फ्रेंड्स के नंबर, वो सब याद है। पर जिस दिन से मोबाइल आया है ना, आई डोंट रिकलेक्ट द नंबर्स। सो योर ब्रेन वर्क्स व्हेन यू आर नॉट यूजिंग अ डिवाइस। हाँ, फॉर टफ कैलकुलेशंस आई अंडरस्टैंड, पर तुम्हारा कोई कैलकुलेशन इतना टफ होता ही नहीं है। दैट इज ओके। टाइम कंज्यूमिंग इज अ प्रॉब्लम। नो, इट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। इट हेल्प्स योर ब्रेन टू डेवलप। इट शुड नॉट बी डिफिकल्ट। मतलब जो तू बोली 4 लाख इंटू 98543, नो दैट्स अ वेरी टफ कैलकुलेशन टू डू। बट बहुत सारा जो तू देखेगी ना बोर्ड का पेपर्स वगैरह जब आते हैं, दे डोंट आस्क सच कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस ऑल लेवल्स। और थोड़ा तो अपने आप को बोलते हैं ना, वो मैथमेटिकली कष्ट दो तो ही तुम लोग वो रूल्स अप्लाई कर पाओगे। बोर्ड मास के जो रूल्स है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, एक्सेट्रा। एनीवे, सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें से कोई डिस्कस करना है? सेकेंड और थर्ड दोनों करूं? सो सेकेंड वाले में किसी को तो डाउट है। इंडस्ट्रीज दैट रिक्वायर कंपल्सरी लाइसेंसिंग इन इंडिया: एयरपोर्ट, एयरलाइंस। अच्छा, अभी यहां पर पहले तो ना वो छोटा सा एरर है, वो 3, 4, 5, 6 है, वो चेंज करके करना पड़ेगा 1, 2, 3, 4। बराबर। देख, डिफेंस के लिए यू रिक्वायर, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स के लिए यू रिक्वायर हज़ार्ड। सो आंसर शुड बी ए, 2, 3 एंड 4। एयरपोर्ट और एयरलाइन के लिए थोड़ी ना लाइसेंस चाहिए, उसका जो इक्विपमेंट्स बनाना है उसके लिए लाइसेंस चाहिए। सो अगर मैं तेरे को इसका आंसर दूं, पेज नंबर 147 पर आ, वहां पर वो 5 इंडस्ट्रीज दिए है: सिगरेट, हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, डिस्टिलेशन एंड ब्रूइंग ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस एंड डिफेंस। दीज आर द 5 इंडस्ट्रीज विच रिक्वायर कंपल्सरी लाइसेंसिंग. So airlines or airports are not a part, hence your answer is A, 2, 3, 4. देख, है तो ये भी टाइम कंज्यूमिंग बेटा, बट कैसे दिमाग काम करता है ना। चल, क्वेश्चन नंबर 3, वापस वहां पर वही एरर है, उसको 1, 2, 3, 4 कर देना. द रीजन फॉर रिड्यूसिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, व्हाट इज योर आंसर? हमको पब्लिक सेक्टर का रोल कम क्यों करना है? इंप्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब पब्लिक सेक्टर का रोल इसके लिए कम करना है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ाना है. के लॉजिक वंशी ये है, प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी ज्यादा है, इसके लिए पब्लिक सेक्टर को कम करना है. तो 1 तो गलत हो गया ना. फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या बोल रहा है? हमने पब्लिक सेक्टर का रोल कम इसके लिए किया है सो दैट प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ जाए. क्या ये सही है? वो लोग ने क्वेश्चन में क्या दिया है? एक वर्ड दिया है, रीजंस. तो पब्लिक सेक्टर का रोल हमने कम इसके लिए किया क्योंकि हमको प्राइवेट सेक्टर का एफिशिएंसी बढ़ाना है. क्या ये सही है? गलत है ना. करेक्ट. और हमको पता है कि उनका एफिशिएंसी ज्यादा है, तो एक्चुअली क्या होना चाहिए आंसर? अगर वह फर्स्ट पॉइंट रीजन में इंक्लूड करना है तो
रिड्यूसिंग द इनएफिशिएंसी ऑफ पब्लिक सेक्टर होना चाहिए था। पब्लिक सेक्टर का इनएफिशिएंसी को कम करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाया है। तू श्योर है अभी भी कि यू वांट मोर डिस्कशन ऑन दिस? मतलब क्लैरिटी के साथ कि अभी भी मन में डाउट है तो आई कैन वेट। हाँ, फिर रिड्यूसिंग करप्शन इन द सिस्टम, एंडिंग स्टेट मोनोपोली, रिमूविंग कैपिटल ब्लॉक्ड इन सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। नहीं मतलब हाँ एग्जैक्टली, आई थिंक आंसर शुड बी, ये है 1 2 3 3 एंड 4 बी होना चाहिए। देख करप्शन पब्लिक सेक्टर कंपनी थोड़ी करता है, करप्शन तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स करते। नेक्स्ट वाला बोलो। ओके, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम। एफ के पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। बी का थर्ड, बी मतलब असर्शन रीजनिंग, असर्शन रीजनिंग में थर्ड वाला, पोस्ट लिबरलाइजेशन मतलब आफ्टर 1991 द सेल ऑफ डोमेस्टिक गुड्स हैज इंक्रीज्ड। डू यू अग्री? सोच के बोलो, डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? लिबरलाइजेशन ज्यादा हुआ है, ये सच है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए तो प्रोडक्शन बढ़ गया। हाँ करेक्ट, तो ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। द डिमांड फॉर इंपोर्टेड गुड्स हैड इंक्रीज्ड ड्यू टू लिबरल पॉलिसी, तो ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, पर क्या जो रीजन है वो असर्शन के लिए सही है? सो योर आंसर इज डी। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और हाँ इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। थोड़ा ना पेशेंस लगता है ये सब चीजों को समझने के लिए, बहुत सोचना पड़ता है फिर आपको आंसर मिलता है। डन? नहीं ये वाले में डन, मतलब असर्शन रीजनिंग में डन है क्या? चल नेक्स्ट बताओ। एफ में बोली ना तू बेटा मेरे को, सी के एथ वाले में है थ्रू डैश पॉलिसी वेरियस इंसेंटिव्स आर गिवन टू एक्सपोर्टर। द आंसर इज एक्सिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट। EX export, IM import, collectively they are called as EXIM policy. एथ का सी, सी का डी क्या बोल रही है? EXIM is export import. EX, IM. Central Public Sector Enterprise. All done. Start writing answer and go home. कौन सा वाला लिखेगा बेटा? ग्लोबलाइजेशन वाला। और जो दूसरा आंसर है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, है ना? अचीवमेंट्स और फेलियर्स वाला आंसर इज योर होमवर्क।